हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का स्टॉक मार्केट के इस लर्निंग सेशन 1 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप सभी को कमिट किया था कि मैं आज सुबह 11 बजे लाइव आके आप सबको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा एंड एट द सेम टाइम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। बट दोस्तों, ड्यू टू टेक्निकल रीज़न हम वो लाइव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मुझे अभी भी 16 आवर्स का वेटिंग टाइम बता रहा है एंड ये मैं 6 अगस्त 22 को 11:43 पीएम के बाद ही एक्सेस कर पाऊँगा। तो इसी वजह से दोस्तों, आज हम लाइव नहीं कर पाएंगे। बट जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे, तो मैं आज सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये लाइव की तरह ही अनकट रिकॉर्डेड वीडियो होगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होगी और इसमें मैं आपको वो सारे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जैसे कि मैंने आपको मेरे इमेजेस में कमिट किया था। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी ट्रेनिंग का पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी कब शुरू की थी। तो 2017 में मैंने एक जगह थी लोअर परेल में, जहाँ से मैंने एक स्टॉक मार्केट का एक हफ्ते का बेसिक कोर्स किया था एंड उसके बाद मैंने अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू करी थ्रू माय सेल्फ लर्निंग। एंड उसके बाद मैंने अलग अलग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेर खान के साथ काम किया था, देन जीरोदा में भी अकाउंट ओपन किया था एंड करंटली मैं जीरोदा एंड फायर ये दोनों टर्मिनल पे काम करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कैश मार्केट पे ही फोकस किया था। इक्विटीज़ में शेयर्स के अप एंड डाउन कैसे होते हैं, उनकी मूवमेंट्स, वो सारे ट्रैक करना शुरू किया था। जोन्स कैसे बनते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, तो वो सब ट्रैक करना शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में एक से दो बार मैंने इक्विटी में अकाउंट मेरा ब्लो अप कर दिया था, बट लेटर ऑन मैं धीरे 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 कम क्वांटिटी में उसको ग्रो करते चला गया। इन लास्ट ईयर ओनली मैंने ऑप्शन में स्विच किया था। 3 साल मैंने कैश मार्केट में काम करने के बाद ऑप्शन में स्विच किया था एंड ऑप्शंस में भी मैं कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल से काम कर रहा हूँ एंड अभी मैंने इक्विटी में ट्रेड करना कम्प्लीटली बंद कर दिया है। मैंने पूरा फोकस अपना बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दिया है। तो स्टार्टिंग के 3 साल तो बहुत टफ रहे मेरे लिए। काफ़ी अप एंड डाउन्स हुए, स्पेशली जो 2020 का क्रैश हुआ था, मार्केट क्रैश, उसमें उस वक्त मैं कैश मार्केट में स्टार्टिंग में दिसंबर जैन या फेब में मैं कैश मार्केट में हेवीली था। तो कैश मार्केट में मार्केट डाउन होने की वजह से ऑलमोस्ट मेरे 50% पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन हो गया था। उसके बाद मैं मार्केट से पूरी तरह से बाहर आ गया। ऑलमोस्ट 5 से 6 महीना मैंने वेट किया, मार्केट को देखा, समझा एंड एट द सेम टाइम मैंने ऑप्शंस की लर्निंग शुरू कर दी थी। क्योंकि 6 महीने में वो मार्केट से बाहर था, बट मैं ट्रैक कर रहा था मार्केट को कि किस तरह से मूवमेंट आ रही है, किस तरह से मैनेज हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम मैंने देखा कि ऑप्शन जो ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो वो लोग काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे थे क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था। वो एकदम से शॉर्ट कर रहे थे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स और उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। तो वो सब देख के मुझ में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भाई ये गिरते मार्केट में पैसा कैसे बन रहा है। तो तब जाके मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पूरी तरह से एक ट्रेनिंग लिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग ही लिया मैंने थ्रू यूट्यूब एंड अदर सोर्सेज। बट उसके बाद मैंने ऑप्शंस पे ट्राई किया विद सिंगल लॉट ओनली, फिर स्लोली स्लोली ग्रो करते गया। बट ऐसे नहीं हुआ कि मैंने स्टार्ट किया एंड सडनली ग्रो ही कर रहा हूँ। उसमें भी काफ़ी अप एंड डाउन आए। बाद मैंने ऑप्शंस में भी अकाउंट 2 या 3 बार ब्लो किया था एंड पूरी तरह से अकाउंट खाली करने के बाद वो साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ऑप्शंस एंड कैश मार्केट में डिफरेंसेस क्या है एंड किस तरह से हमें ऑप्शंस को हैंडल करना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी एक दिन में, एक महीने में या एक साल में डेवलप नहीं हुई है। उसके पीछे 4 से 5 साल लगे हैं मुझे ये साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, ये डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए। तो आप सभी को भी मैं यही बोलूँगा कि एक ट्रेनिंग सेशन या एक महीने की या एक हफ्ते की आप कुछ ट्रेनिंग लेके ये मत समझ लेना कि आपको बहुत कुछ आ जाएगा। यू मे थिंक कि मुझे सब कुछ आता है, बट मार्केट आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा देगा। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखने होंगे, आपको कंटिन्यूसली मार्केट में रहना होगा, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे एंड अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट मी। सो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ
फ्रॉम स्टॉक मार्केट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक मार्केट आपको कितना रिटर्न देना चाहिए? 20%, 30%, 50%, मे बी 100%. आई एम टॉकिंग अबाउट पर एनम. तो अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 100% फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन अ ईयर, तो मैं बोलना चाहूँगा कि उसके लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड नॉट ओनली एक्यूरेसी, आपके पास उसका टेक्निकल नॉलेज, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारे फैक्टर जो है उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जाके आप ऑलमोस्ट 100% की एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. बहुत सारे लोग इससे भी ज़्यादा 200-400% भी अचीव करते हैं, बट ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल से 10 ईयर का पीरियड अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 ईयर में अचीविंग 100% पर ईयर इज अ गुड नंबर. एंड उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे स्किल्स लगेंगे, बट आई वुड से कि एक रैशनल नंबर अगर हम पकड़े, प्रैक्टिकल नंबर, तो इट वुड बी अराउंड 30% टू 50%. अगर आप 30 to 50% के बीच में भी अगर एनुअल रिटर्न निकाल पाते हो थ्रू एनी वे, not necessarily options or futures, even by equity also, if you are able to generate 30 to 50% per annum, then that is also a very good number, because compounding over a period of time इसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगी. इवन वॉरेन बफेट का, जो वर्ल्ड्स के बेस्ट इन्वेस्टर्स जिनको बोला जाता है, उनका भी CAGR है 19.65 और समथिंग, तो इट इज अप्रोक्सीमेट 20%. एंड ही जनरेट हिज 90% वेल्थ आफ्टर द एज ऑफ 50. सो उनको ये कंपाउंडिंग का काफ़ी मेजरली बेनिफिट हुआ, और उनकी जो नेटवर्थ थी वो आफ्टर 50 ईयर्स ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई. तो ये 30 to 50% का जो मैंने बताया था एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको अगर हम काफ़ी लंबे पीरियड तक से 30 ईयर्स तक भी अगर हम कंटिन्यू कर पाए, तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा अपनी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे. तो दोस्तों, मैंने एक्सपेक्टेशन तो सेट कर दी कि 30 to 50% हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड उस हिसाब से हमें अपनी पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से सेट करनी चाहिए. ठीक है, तो ये था एक्सपेक्टेशन हमारा स्टॉक मार्केट से क्या होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट था हमारा स्टॉक मार्केट का इंट्रो. तो स्टॉक मार्केट का दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर्मेशन किस वजह से हुआ था, एंड इसका किन लोगों को या किन इंस्टीट्यूट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है. तो स्टॉक मार्केट का बेसिक फॉर्मेशन हुआ था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, या बिरला, या एनी अदर कंपनी जो मार्केट में फाइनेंस जनरेट करना चाहती है. से फॉर एग्जांपल रिलायंस के पास एक नया प्रोजेक्ट है, या फिर उन्हें एक्सपांड करना है, बट उनके पास लिमिटेड कैपिटल है, एंड उसको ग्रो करने के लिए उन्हें काफ़ी ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है. तो वो लोग क्या करते हैं कि लोगों से, इंडियन मार्केट में और इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको एक IPO के ज़रिए स्टॉक का कुछ हिस्सा सेल करते हैं. जैसे कि शेयर्स जो हम बाय करते हैं किसी भी कंपनी का, दैट मीन्स वी ओन दैट कंपनी इन अ पार्ट ऑफ अ शेयर. ठीक है, तो ये हम कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी के पार्शियली ओनर बनते हैं. तो इससे दोनों को बेनिफिट होता है. एक तो कंपनी जिसको पैसा मिलता है वो शेयर्स बेच के, एंड दूसरा जो ओनर है, जो खरीदता है वो शेयर, उसको वो कंपनी की ओनरशिप मिलती है इन अ स्मॉल अमाउंट, और उस पर कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी वो शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो शेयर करते हैं. एंड शेयर प्राइस भी कंपनी की अगर ग्रो होती है तो उसका भी वो ओनर को, शेयर ओनर को बेनिफिट होता है. तो ये दोनों तरीके से काम करता है. एक तो कंपनी को बेनिफिट देता है कि ग्रो करने के लिए मार्केट से कैपिटल मिल जाए, एंड रिटेलर को ये बेनिफिट होता है कि वो उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा हो जाता है. तो सबसे पहले कंपनी को बेनिफिट होता है कैपिटल से रिलेटेड. देन गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट से. गवर्नमेंट इस पे बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में GST लगता है, STT लगता है, या और भी बहुत सारे इनकम टैक्स भी उसमें बाद में लगता है. तो इसके ज़रिए गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग्स हो जाती है. उसके बाद थर्ड आते हैं बिजनेस ओनर्स एंड ब्रोकर्स. तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम प्रॉफिट बनाएं या लॉस बनाएं,
बट ब्रोकर हमेशा पैसा बनाता है। हम जो भी ट्रेड डालते हैं उस पे से पर ऑर्डर 20 रुपीज़ या एक लॉट में के लिए अलग अलग रेट्स है, तो वो सारी चीज़ों में ब्रोकर हमेशा पैसा बनाता है। एंड इवन बिग वेल्स लाइक बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो भी हमेशा पैसा बनाते हैं थ्रू मार्केट मैनिपुलेशन और मे बी काफ़ी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करके वो मूवमेंट्स कैप्चर करना या बहुत सारे इंफॉर्मेशंस निकाल के उस पर ट्रेड करना। तो ये सारी चीज़ें करके बिजनेसमैन भी जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट बिजनेस करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो फर्स्ट हो गए कंपनी, सेकेंड हो गए गवर्नमेंट, थर्ड हो गए ब्रोकर्स एंड बिग वेल्स बिजनेसमैन, एंड लास्टली रिटेलर्स लाइक यू एंड मी। तो हम अपने एनालिसिस के ज़रिए, अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज के ज़रिए हम अपने प्रॉफिट को बनाते हैं। एंड लास्टली जो कंपनी, गवर्नमेंट एंड बिजनेस ओनर, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं कि लैडर पे हम काफ़ी नीचे के लेवल पे होते हैं एंड हमें अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर एनीवन। इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको टाइम एंड पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ओके, अगला पोर्शन है कि सेगमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड करके अर्निंग्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, उसको होल्ड करते हो एक दिन, एक हफ्ता, एक साल या मे बी 10 साल, 20 साल, एनी टाइम, तो वो ट्रेड आपका इक्विटी या कैश मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेड कहलाएगा। एंड डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एन इक्विटी ट्रेडिंग। तो इक्विटी में आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो या इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो। तो कैश मार्केट में बेसिकली सबसे कम मार्जिन लगता है। शेयर का जो प्राइस होता है, 10 रुपया हो या 1000 रुपया हो, वो आप उसको पे करके शेयर खरीद सकते हो एंड आप सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो एक कंपनी का। एंड वेयर एज डेरिवेटिव्स मार्केट, दैट इज बेसिकली एफ एन ओ मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, वहाँ पे आपको लॉट्स बाय करने पड़ते हैं। जैसे कि रिलायंस का अगर आप कैश मार्केट में उसको बाय करते हो तो आप सिंगल शेयर भी बाय कर सकते हो, बट एफ एन ओ मार्केट में आपको रिलायंस का एक लॉट बाय करना पड़ेगा। एक लॉट की टोटल प्राइस आपको पे करनी होगी। ठीक है, सो इसके डिटेल्स आगे और भी आएंगे कि इक्विटी मार्केट किस तरह से बिहेव करता है एंड एफ एन ओ मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, बट करंटली वी आर जस्ट लुकिंग इनटू सेगमेंट्स। सो फर्स्ट हो गया इक्विटी, सेकेंड हो गया डेरिवेटिव्स मार्केट, एंड थर्ड है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, स्पेशली नेचुरल गैस हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, इसमें ट्रेड करके काफ़ी अच्छे से पैसा बनाते हैं। उसके अलावा भी सिल्वर, कॉपर या एनी अदर कमोडिटी, उस पर भी ट्रेड होते रहते हैं। एंड कंपेयर टू कैश मार्केट एंड एफ एन ओ मार्केट, इसका पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। पीरियड इन अ सेंस, एक दिन में ये इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं। रात को करीबन 11:30-12 तक ये भी चलता है मार्केट। एंड उसमें काफ़ी लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो आफ्टर ऑफिस आवर्स इसमें ट्रेड करके अच्छी खासी साइड इनकम और मेन इनकम भी जनरेट करते हैं। तो इक्विटी, एफ एन ओ एंड कमोडिटी, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टॉक मार्केट, सॉरी। देन आते हैं कि हमने अभी मार्केट देख लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसके, स्टॉक मार्केट में किसको फ़ायदा होता है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के लिए मेनली इंडिया में दो मार्केट है, एनएसई एंड बीएसई। बीएसई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट, और बीएसई में स्टार्टिंग में बहुत सारे ट्रेड होते थे एंड लेटर ऑन एनएसई इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारा वॉल्यूम जनरेट होने लगा। नाउ इफ़ वी से बीएसई एंड एनएसई के कंपैरिजन में एनएसई में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बीएसई, एंड लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि एनएसई में ट्रेड करना, बट बीएसई में भी ट्रेड होते हैं एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो बीएसई एंड एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है। तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम एनएसई, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड करते हैं एंड वहीं से
हम अपने इनकम्स या अपने ट्रेडिंग के जो भी सेटअप्स है वो एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ आई वांटेड टू जनरेट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट और मुझे पार्ट टाइम में इनकम जनरेट करना है, आई एम सेइंग पार्ट टाइम इनिशियली, एंड उसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में, आप फ्री में भी देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आपको सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है एक ब्रोकर, एक ब्रोकर एंड उसका प्लेटफॉर्म, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको ट्रेडिंग आपकी शुरू करनी है। एंड वो ब्रोकर आप कौन से बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज ब्रोकर्स इफिशिएंसी। ब्रोकर का जो भी प्लेटफॉर्म हो, आप किसी भी ब्रोकर को यूज़ करते हो, जीरोदा हो, शेरखान हो या फायर, एलियस ब्लू, एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा वो इफ़िशिएंट होना चाहिए। अगर आप ट्रेड डाल रहे हो एंड वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है या कोई बग आ रहा है, जब मार्केट का लाइव चालू है तब अगर वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें लगी हुई है किसी स्टॉक में और वो स्टॉक गिर रहा हो बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट हो जाता है ये। तो दोस्तों, इफ़िशिएंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग एनी ब्रोकर। सेकेंड आता है उसका यूज़र इंटरफेस। जो ब्रोकर हमें कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो कितना यूज़र फ्रेंडली है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ऑर्डर प्लेस करने में, तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर में मास्टरी नहीं करनी है, हमें स्टॉक मार्केट में मास्टरी करनी है। तो सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी ईजी टू हैंडल, ईजी टू अंडरस्टैंड, और उसका यूज़र इंटरफेस एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि हम इजीली अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके, इजीली हम अपनी एनालिसिस कर सके उस ट्रेड के बारे में। तो टर्मिनल यूज़र इंटरफेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। थर्ड है हमारा सपोर्ट इन टेक्निकल इश्यूज़। तो अगर हम कोई भी ब्रोकर चूज़ करते हैं तो वो हमें अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है तो उसके सपोर्ट्स किस तरह से अवेलेबल है। क्या वो एक कॉल पे अवेलेबल है हमारे लिए, क्या हमें बार बार ईमेल करने पड़ रहे हैं, या फिर ईमेल कॉल करने के बावजूद कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इन बेसिस पे भी आप अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो स्टैंड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्रोकर। एंड लास्टली, फर्स्ट हो गया इफिशिएंसी, एफिशिएंट होना चाहिए ब्रोकर एंड उसका प्लेटफॉर्म। सेकंड हो गया उसका जो टर्मिनल वो यूज़ करते हैं, उनका ऐप हो गया या उनके ऑनलाइन जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे टर्मिनल, उनके यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। थर्ड, टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड फोर्थली, उसके ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पर ट्रांजेक्शन कितना चार्ज करता है, उस बेसिस पे भी हम ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट वो सबसे नीचे आता है कि कितना ब्रोकरेज वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ब्रोकरेज के बेसिस पे आप अपने ब्रोकर को सिलेक्ट मत कीजिए, आप बाकी सारे फैक्टर्स भी ज़रूर देखिए एंड उसके बेसिस पे आप अपने ब्रोकर को सिलेक्ट कीजिए आपके डीमैट अकाउंट के लिए। मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस दे देता हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो और किसी ने कुछ मुझे बोला नहीं है कि आप हमें प्रमोट कीजिए एंड ऑल एक्सेट्रा। ऑलरेडी काफ़ी छोटा चैनल है हमारा। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं बताता हूँ। इनिशियली जब मैंने शेरखान से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया था, तो वहाँ पे उनका यूज़र इंटरफेस, उनका कंट्रोल्स जो है ट्रेडिंग पे, वो काफ़ी अच्छे हैं। बट उनका सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक था कि वो उनका जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी हाई था, ठीक है। एंड इनिशियल डेज में मुझे जो उन्हें उनका टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा था या इवन जो उनका यूज़र इंटरफेस था वो काफ़ी बढ़िया होने की वजह से मुझे काफ़ी आसानी हुई स्टार्टिंग के दिनों में पूरे ट्रेड को समझने के लिए एंड एनालिसिस करने के लिए। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने 1-2 साल वो प्लेटफॉर्म पे काम किया, थोड़ी एनालिसिस मेरी बेटर हो गई, देन आई स्विच टू ज़ीरोदा। ज़ीरोदा पे ब्रोकरेज काफ़ी कम है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्काउंट ब्रोकर। एंड ज़ीरोदा पे मुझे चार्टिंग से रिलेटेड
थोड़े यूज़र इंटरफेस का इश्यूज थे कंपेयर टू शेर खान, बट ड्यू टू लो ब्रोकरेज एंड ड्यू टू अदर सपोर्ट्स ऑल्सो मैंने ज़ीरोदा को प्रेफर किया ओवर शेर खान एट दैट टाइम। एंड उसके अलावा मेरे पास अभी फायर्स के भी अकाउंट है। फायर इज़ ऑल्सो गुड ब्रोकर अकाउंट, एंड उस पर मुझे उसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी पसंद आया। मैं ट्रेडिंग व्यू पे अपनी चार्टिंग के एनालिसिस करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू एक अलग से प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में भी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा शेयर करके। तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उस पर आप अपने एनालिसिस कर सकते हो, ऑन द स्पॉट ऑर्डर डाल सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे ज़ीरोदा के एंड मेरे फायर के लिंक भी शेयर किए। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहीं से लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको लिख देता हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन इफ़ यू नीड इट। एक हो गया शेर खान, ठीक है। सेकंड हो गया ज़ीरोदा। थर्ड हो गया फायर्स, एंड हो गया अपस्टॉक्स, एंड एंजल वन कैसे भूल सकते हैं हम, ऑफ कोर्स। तो इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉज लेना चाहूँगा और आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देने वाला हूँ या अभी तक जो दिया है उसमें आपको कुछ वैल्यू लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर डालिए, मैं उसको पे डेफिनेटली आंसर दूंगा और आपके सारी क्वेरीज सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कवर हो चुका है अभी तक। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, दैट इज 30 to 50%। सेकेंड, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में किन कंपोनेंट्स को या किन ऑब्जेक्ट्स को नहीं बोल सकते, कौन कौन से लोगों को प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है बेसिकली। तो सबसे पहले जो कंपनी होती है उनको मार्केट से कैपिटल मिल जाता है। सेकंड होता है गवर्नमेंट, जिनको टैक्सेस मिल जाते हैं। थर्ड होते हैं बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन जो इस स्टॉक मार्केट के बिजनेस को करते हैं उनको, एंड ब्रोकर, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एंड लास्टली रिटेलर्स, आप और मेरे जैसे रिटेलर्स जो काफ़ी एनालिसिस करके काफ़ी नॉलेज गेन करके इसको ट्रेड करते हैं, तो उनको लास्टली बेनिफिट होता है। देन हमने सेगमेंट्स देखे, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स, जैसे कैश मार्केट हो गया या डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया एंड कमोडिटी मार्केट हो गया, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ये मार्केट के। देन हमने देखा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, तो NSE एंड BSE, दीज आर द टू मेन एंड ओनली कंपोनेंट्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। उसके बाद हमने देखा कि एक ब्रोकर को किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं ब्रोकर सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी इफ़िशियंसी, काफ़ी इफ़िशियंट होना चाहिए, बग्स वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसमें। देन उसका टर्मिनल काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, काफ़ी इजी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर्स का, इजी टू एनालाइज योर ट्रेड्स होना चाहिए। देन थर्ड है उसमें टेक्निकल इश्यूज़ के लिए सपोर्ट किस तरह से अवेलेबल है, ईमेल पे है, कॉल पे है, या कितना प्रॉम्प्टली वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड लास्टली उसका ब्रोकरेज कितना चार्ज करता है पर ऑर्डर। ओके, एंड मैंने यहाँ पे आपको कुछ ब्रोकरेज भी सजेशन दिए हैं, ज़ीरोदा, शेर खान, ज़ीरोदा, फायर, अपस्टॉक, एंजल वन, आप किसी से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं पर्सनली अभी फ़िलहाल ज़ीरोदा एंड फायर यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उस लिंक के ज़रिए भी डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट 1 कवर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। अगर कुछ ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो पॉज करके, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि
हाउ मच मनी यू नीड in start to actually execute your trades or to understand the market. तो दोस्तों कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज ना होने के कारण देर आर हाई चांसेस कि आप वो सारे पैसे मार्केट में गंवा दो. तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आप डिसेंटली मैनेज कर पाओ तो 5000 इज़ अ वेरी गुड नंबर टू स्टार्ट विथ. तो 5000 में आप कुछ कंपनीज के शेयर्स, सिंगल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, उसके एनालिसिस कर सकते हो, एंड देन उसका होल्डिंग रख के आप अपने पेशेंस लेवल भी चेक कर सकते हो कि आप अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो होल्ड कर सकते हो या नहीं, अगर वो ज़्यादा ऊपर जाता है तो आप कितने लेवल तक उसको होल्ड कर सकते हो. तो वो सारे पेशेंस लेवल भी आप टेस्ट कर सकते हो. तो आई वुड से 5000 इज़ अ गुड नंबर टू बिगिन विथ. एंड देन इम्पॉर्टेंटली आप उतनी ही अमाउंट स्टार्टिंग में डालना जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना. आप ऐसे ना हो कि आपने 1 लाख सडनली डाल दिया, आपको कहीं से बोनस मिल गया या कुछ आपको इंक्रीमेंट मिल गया, एंड सडनली यू पुट इट 1 लाख इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, एंड 1 महीने बाद वो कम्प्लीटली ब्लोन आउट हो गया. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग बहुत लो लेवल से करनी चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट रखना चाहिए, एंड स्लोली एज यू ग्रो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने लगे, उसके बाद SIP थ्रू आई वुड से कि बैंक्स में या म्यूचुअल फंड में SIP करने के जरिए बजाय आप अपने डीमैट अकाउंट में SIP कीजिए एंड स्लोली उसको ग्रो कीजिए. बट स्टार्टिंग में जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत अभी एनालिसिस आने लगा है, मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट गेन करने लगा हो, उसके पहले आप कभी भी हैवी कैपिटल मत डालिए. ओके, सो दैट्स इट अबाउट कैपिटल एलोकेशन. सेकेंड था कि बिना पैसे डाले भी क्या आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हो या ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो उसका जवाब है यस, आप ये भी कर सकते हो. मार्केट में काफ़ी सारे ऐप्स है, वेबसाइट्स है, जिसके ज़रिए आप वर्चुअल मनी पे ट्रेड ले सकते हो. तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले वर्चुअल मनी पे ट्रेड लीजिए. मैं आपको यहीं पे अभी दिखा देता हूँ. नियो स्टॉक्स इज़ द एप्लीकेशन. नियो स्टॉक्स ऐप, यस, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप इन योर मोबाइल ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो नियो स्टॉक्स. एक मिनट, मैं ये पेन मेरा ऑन कर लेता हूँ. ओके, ऑलराइट. तो ये वाला नियो स्टॉक्स ऐप यहाँ पे हम कर सकते हैं. यहाँ पे हाउ इट वर्क्स में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स में इसके पूरे डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं. ठीक है, स्क्रॉल करता हूँ मैं. आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है. लॉगिन करके देन आपको इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अगर आप किसी स्टॉक में रिलायंस, TCS या बाटा वगैरह किसी में भी करना चाहते हो तो उसका सर्च करके डायरेक्टली ट्रेड डाल सकते हो. ठीक है, चूज इक्विटीज, फ्यूचर, ऑप्शंस, कौन से सेगमेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो, ऑर्डर डालिए, देन हाउ मच अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, और ये वर्चुअल मनी है. ठीक है, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. इसमें ऑटो कैलकुलेशंस का भी फैसिलिटी है. देन मार्केट ऑर्डर भी डाल सकते हो. ये सारे डिटेल्स आपको आएंगे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज़ मार्केट ऑर्डर, ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. आप इसको स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी है. ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए. प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, उसका एक वीडियो है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना. एंड उसके बाद यूट्यूब पे भी नियो स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो वो भी आप देख के फ्री में इनिशियली स्टार्ट कीजिए. देन स्लोली, जैसे मैंने बोला कि 500 से लेके 5000 तक छोटी अमाउंट पे इन्वेस्ट करके देन आप उसको ग्रो कर सकते हो. ठीक है, फ्री में करने के लिए मैं सिर्फ इसका एक फ्री वाला ड्रॉबैक बता भी देता हूँ आपको. ठीक है, तो जब हम फ्री में वर्चुअल मनी पे ट्रेड करते हैं तो उसमें हम हमारी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, बट हमारी साइकोलॉजिकल स्किल्स काफ़ी कम इम्प्रूव होती है उसमें.
क्योंकि जब तक हमारा एक्चुअल पैसा मार्केट में नहीं लगा होता है, हम वो साइकोलॉजिकल जो हिट होता है वो फील नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्टॉक में 5,000 रुपीज़ लगाए हैं एंड वो स्टॉक 20% नीचे गिर गया है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, तो वो 20% मतलब 1,000 रुपीज़ का लॉस मुझे काफ़ी हिट करेगा। बट वर्चुअल मनी अगर मेरे पास होगी, वर्चुअली मैंने अगर ट्रेड लिया हुआ है, तो वो मुझे ज़रा भी हिट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जेब से तो कुछ पैसा जाने वाला नहीं है। तो यही एक मेजर ड्रॉबैक है वर्चुअल ट्रेडिंग वर्सेस एक्चुअल ट्रेडिंग में। तो इनिशियली आप पैसे गंवाना नहीं चाहते हो तो नियो स्टॉक्स में आप वर्चुअल ट्रेड करो, और एज एक्चुअल फील लेना चाहते हो ट्रेड का तो बहुत ही कम अमाउंट में डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द ऑप्शन यू कैन हैव एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ दोज। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं फिर से एंड लेट्स मूव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से एस्पेक्ट्स of the stock market learning video। स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोई भी ट्रेड आप डालने से पहले या ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। हमने मार्केट किस तरह से ऑपरेट होता है, किन किन लोगों को बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ें देखी, कौन सा ब्रोकर सिलेक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ देखा। अब इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अब किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करें, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे 4 थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो आप देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स में आपको फोकस रखना चाहिए और कितना फोकस रखना चाहिए। बट यहाँ मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देर आर 4 मेन कंपोनेंट्स जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। तो सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स अलग अलग यूज़ करते हैं टू एनालाइज एंड टेक ट्रेड्स। बहुत सारे लोग कैंडल पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं, डोजी हो गया या मे बी रिवर्सल कैंडल हो गया, वो सारे पैटर्न्स यूज़ करते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फाइन। बट आपको कोई एक सिलेक्ट करके उसको बैक टेस्ट करके आप उसमें कितना रिलाई कर सकते हो, आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें टेस्ट करके देन आप एक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करते हो, ठीक है। देन सेकेंड आता है पोजिशन साइजिंग, ठीक है। तो पोजिशन साइजिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5,000 रुपीज़ है तो मैं डायरेक्टली 5,000 किसी एक स्टॉक पे नहीं लगाऊंगा, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 500 के एक कंपनी के शेयर लिए, अलग दूसरे 500 के अलग कंपनी के शेयर लिए, तो इस तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो पोजीशन साइजिंग भी बहुत ज़रूरी है इन ट्रेडिंग। थर्ड आता है डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट आपने सेट कर दी, आपने पोजीशन साइजिंग भी बराबर रख ली, बट डिसिप्लिन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड डिसिप्लिन रख के ही आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने एक हफ्ते मेरी स्ट्रैटेजी एंड पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रखी, बट नेक्स्ट वीक मैंने उसमें चेंजेस किए, हर बार मैं नई स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो फेल होती है तो अलग से मैं स्विच कर देता हूँ पोजीशन साइजिंग। कभी 100 शेयर बाय कर लेता हूँ, कभी 50 शेयर बाय करता हूँ, कभी 200 करता हूँ, तो दैट इज इनकरेक्ट। तो डिसिप्लिन आपको रखना होगा, स्ट्रैटेजी एंड पोजीशन साइजिंग फिक्स रख के ओवर लॉन्गर पीरियड, जैसे 1 महीने से 3 महीने तक एटलीस्ट आप वो स्ट्रैटेजी टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए एंड देन यू डिसाइड कि वो आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये डिसिप्लिन रखना होगा आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करती है, and even in discipline also, discipline is also part of psychology only. So if you say strategy and position size, ठीक है, this strategy and position size are play only 10% and 20% part in your entire trading journey, whereas psychology plays 40% and discipline plays 30% part in your trading journey.
सो अगर आप ये सिर्फ साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन परफेक्ट कर लो तो 70% बैटल आप जीत जाओगे एंड डेफिनेटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। वेरएज स्ट्रैटेजी, अगर बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि भाई मुझे कुछ स्ट्रैटेजी दो, मुझे बताओ कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो जिसके ज़रिए प्रॉफिट बना सकते हो। तो दोस्तों मैं सीरियसली ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए, स्ट्रैटेजी कोई भी सिलेक्ट कीजिए। देर आर थाउजेंड ऑफ स्ट्रैटेजीज अवेलेबल इन द मार्केट। आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च मारेंगे सिंपली तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट स्ट्रैटेजी प्लेस ओनली 10% पार्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, देन अपनी पोजीशन साइजिंग एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, एंड देन डिसिप्लिन आप मेंटेन कीजिए, उसको एटलीस्ट 1 से 3 महीना उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए एंड अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखिए। साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखना मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, वो स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपको पता है आपका टारगेट कितना है, तो आपको साइकोलॉजी को बिना हिलाए उस ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी, पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए आपकी ट्रेडिंग जर्नी बनानी है। अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया तो आप डेफिनेटली लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। मैं ये डिलीट कर देता हूँ एंड हम चलते हैं हमारे वापस इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, ठीक है, ये ट्रेड भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ जो लिखे थे ब्रोकर्स। दोस्तों मैंने जो ब्रोकर सजेस्ट किए थे वहाँ पे मैं मेरे एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं वहाँ पे ट्रेड को एनालाइज ज़्यादा नहीं करता हूँ। मैं मेरे चार्ट देखने के लिए और मेरे ट्रेड को एनालाइज करने के लिए या मेरे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करने के लिए, देखने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी आप जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो दैट इज ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन ओनली। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कौन सा है ये एग्जैक्टली। ठीक है, tradingview.com। ठीक है, तो ये tradingview.com नाम की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं अपने चार्ट सारे देखता हूँ। यहाँ पे एक बार आप रजिस्टर करोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट अपनी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप कोई भी चार्ट जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, या TCS हो गया या कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरी कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI, SBI वगैरह। तो ये मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बैंक इस ट्रेडिंग व्यू का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस tradingview.com। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी बढ़िया टूल्स है इसमें अवेलेबल। और जैसे कि मैंने ब्रोकर के बारे में भी बताया था कि यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसके टूल्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए एनालाइज करने के लिए। तो मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बता देता हूँ क्विकली। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इसका है ये रिप्ले ऑप्शन। इफ़ आई गो टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे से फॉर एग्जांपल मुझे बैक टेस्ट करनी है मेरी स्ट्रैटेजी ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये है 15 जुलाई का चार्ट कैंडल, और यहाँ पे मैं सिर्फ रिप्ले बटन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा पॉपअप हो गया यहाँ पे विंडो। मैं इस 15 जुलाई को क्लिक करता हूँ चार्ट पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये आगे वाले कैंडल गायब ही हो गई। ठीक है, अब हम इसको लाइव मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में 15 जुलाई के बाद मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कुछ एनालिसिस की है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट क्या वो मार्केट सच में ऊपर गया कि नहीं गया, ये हम इस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने प्ले करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंडल फॉर्म हो रही है।
राइट। तो इस तरह से हम अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली लेवल पे। ठीक है। अगर आपको यस आई वांट टू एग्जिट, अगर आपको से 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट इंट्राडे लेवल पे आपको अगर टेस्टिंग करनी है तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या आता है प्रॉब्लम। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू आपको पता चल गया है। ठीक है, इंट्राडे पे अगर मुझे देखना है कि यहाँ से मार्केट नीचे गया था कि ऊपर गया था, तो मैं यहाँ पे रिप्ले का बटन दबाता हूँ। ठीक है, एंड आई विल क्लिक हियर। सो ये बोला है टेस्ट योर स्ट्रैटेजीज विद इंट्राडे बार रिप्लेस, बट उसके लिए मुझे प्रो वर्जन में अपडेट करना होगा। ठीक है, मैंने करंटली मेरा फ्री वर्जन में यूज़ करता हूँ। फ्री वर्जन्स में मैंने इनफ हो जाता है मुझे बैक टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया था। 30 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है, उसी में मैंने अपना बैक टेस्ट भी कर ली थी स्ट्रैटेजीज। एंड इफ आई रिक्वायर्ड मैं मंथली सब्सक्रिप्शन इन बिटवीन लेता हूँ। मंथली सब्सक्रिप्शन इसका होगा अराउंड 1200 पर मंथ। एंड अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये के बीच में इसका मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, अगर आप एनुअली टोटल पे करते हो तो। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आई वुड सजेस्ट पहले फ्री वाला वर्जन ट्राई कीजिए। एंड आपको ये रिप्ले वाला ऑप्शन चाहिए इंट्राडे के लिए, तो आप 30 डेज का फ्री ट्रायल पहले लो, 1 महीने का। एंड उसके बाद इफ़ यू रिक्वायर्ड तो 1 महीने का सिर्फ रिचार्ज करा 1200 रुपये का, दैट विल बी इनफ आई फील। ठीक है, तो ये हो गया एक रिप्ले का ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड हो गया इसके इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अगर यहाँ पे माई स्क्रिप्ट आप कस्टमाइज भी कर सकते हो खुद की स्क्रिप्ट डाल के, या खुद के जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो डाल के। एंड कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों ने, जैसे ऑथर्स अलग अलग है इनके, तो उन लोगों ने अपनी एक स्क्रिप्ट बना के इसमें डाल दी है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो कस्टमाइजेबल इंडिकेटर्स इसमें अवेलेबल है, आप उसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो उसके लिए भी मुझे ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म काफ़ी बेटर लगता है। ठीक है, तो एक हो गया रिप्ले फर्स्ट, सेकंड हो गया कस्टमाइजेबल इंडिकेटर, थर्ड इसके यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल है ये सारे टूल्स काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लगाना है, ठीक है, एनालाइज करना है कि टॉप से फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल बनी है यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया है, तो मैं ये सीधा शॉर्ट पोजीशन से एनालाइज कर सकता हूँ कि ओके अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलता, कितने लेवल तक प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो मैं इस तरह से अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 3.92 हो गया है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो इस तरह से ये सारे टूल्स जो होते हैं इसके वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये ट्रेंड लाइन हो गई, इसमें इवन ये फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्केल हो गया यहाँ पे, तो स्केल से आप काउंट कर सकते हो कि कितना एक बार में कितना मूवमेंट हुआ है वगैरह। वो बहुत सारी चीज़ें या टूल्स आप खुद एक्सप्लोर करके देख लेना कि क्या क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके टूल्स कौन कौन से, इसके बारे में भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, इसमें एक और मेजर फीचर है जिसके बारे में बताता हूँ, दैट इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। ठीक है, आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है आप उसको भी यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉटम में आपको दिख रहा होगा स्टॉक स्क्रीनर, मैं थोड़ा सा ये ऊपर करता हूँ। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर में यहाँ पे आप अपने क्राइटेरिया सेट करके आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल्टर्स पे जाता हूँ। फिल्टर्स पे से फॉर एग्जांपल मुझे चूज़ करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करता हूँ, NSE।
ठीक है। सेक्टर अगर सिलेक्ट करना है मुझे, जैसे कमर्शियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन या कोई भी आईटी सेक्टर हो गया या कुछ भी, तो सारे सेक्टर्स में देख सकता हूँ, ठीक है। बट मैं फिलहाल सेक्टर वाइज कुछ नहीं दिखता। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो इंडेक्स भी देख सकते हो, इंडस्ट्री भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, बाकी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आता हूँ 52 वीक लो एंड हाई, ठीक है। ये मैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया 52 वीक, हाँ यस आ गया, न्यू 52 वीक हाई, ठीक है। ये फीचर मैं लगा देता हूँ। नॉर्मली जो भी स्टॉक 52 वीक के हाई के नियर बाय होगा या उसको क्रॉस कर रहा होगा, देर आर हाई चांसेस कि वो उसको आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू करे। आई सेड हाई चांसेस बट इट्स नॉट कंफर्मेशन, बट स्टिल हम लोग ये फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 45 मैचेस, तो ये अदानी ट्रांसमिशन हो गया या अदानी एंटरप्राइज हो गया, M&M, ठीक है। तो ये अपने नियर टू 52 वीक हाई है या 52 वीक हाई को उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको, ये स्टॉक्स को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड स्टॉक स्क्रीनर के बजाय मैं screener.com यूज़ करता हूँ, screener.in बेसिकली, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। बट ये स्टॉक स्क्रीनर भी एक अच्छा फीचर है कभी कभार यूज़ करने के लिए इन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के मैंने बेनिफिट बताया आपको, एक तो बैक टेस्टिंग का ऑप्शन ये रिप्ले बटन के थ्रू, सेकंड है कस्टमाइजेबल इंडिकेटर्स है, इसमें आप इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड हो गया इसमें जो टूल अवेलेबल है, दोज आर का टू यूज़र फ्रेंडली एंड यू कैन यूज़ इट एज पर योर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्निकल एनालिसिस। एंड देन इसके फ्री वर्जन में ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आपको पेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो भी 30 डेज का फ्री ट्रायल, 1 महीने का अवेलेबल है, आप वो लेके बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड अगर पेड लेते हो तो भी 1200 रुपये पर महीना, अगर आप एनुअली लेते हो तो 800 से 1000 रुपये पर महीना जाएगा आपको, अगर आप एनुअली पेड करते हो तो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग व्यू। तो अभी तक हमने दोस्तों पार्ट 2 हमारा यहाँ पे एंड होता है। एंड पार्ट 2 में सबसे पहले हमने देखा था कि आपको कितने कैपिटल से शुरू करना चाहिए, 500 to 5000 एज पर योर रिस्क एपेटाइट यू कैन स्टार्ट विथ। सेकेंड, मैंने आपको एक फ्री ऐप बताया था नियो स्टॉक्स, यहाँ पे है, ठीक है। नियो स्टॉक्स में आप रजिस्टर करके ऑन वर्चुअल मनी यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड इन एनी ऑफ द सेगमेंट, इट कैन बी कैश मार्केट और इट कैन बी F&O ऑल्सो, ठीक है। Then I have explained about things to know before you start trading. You have to decide a strategy, then you have to decide your position sizing also, and you have to rigorously follow that system over a period of 1 month to 3 months. And after testing during that period, then you can decide that whether that strategy is useful for you or not. And then lastly but most important, psychology plays a very important part in your trading journey. You have to maintain your psychology, you have to continuously follow and track your thoughts, your disciplines, and then only you can be a profitable trader over a longer period of time, okay. And lastly, I have explained about trading view also, its benefits and its paid and free versions details also, so you can use it as per your requirement, okay. So that is for the part 2. अगर आपको part 2 में कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट में रखिए। ये लाइव सेशन मुझे करना था ताकि मैं आपको आपके सवालों का लाइव आंसर दे पाऊँ, बट ये टेक्निकल रीज़न आ गया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में लिखिए एंड आई एम श्योर कि मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा उस पर। एंड इसके अलावा भी अगर नेक्स्ट टाइम कोई लाइव सेशन कर सकते हैं हम, जैसे कि अभी यहाँ पे और 16 घंटा 15 घंटा भी बता रहा है, ठीक है। तो 1 या 2 दिन बाद हम फिर से लाइव कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक लाइव कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो या बस कमेंट में डाल दो तो मैं उस पर प्रायरली आंसर दे दूँगा तुरंत, ठीक है। तो अब मैंने पार्ट 1 कवर कर लिया है, पार्ट 2 कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 3, ओके। कंटिन्यूसली बोलने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी भी पीना पड़ रहा है।
दोस्तों ये पूरी तरह से अनकट वीडियो होगा और इसमें कुछ भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होगी, कुछ भी स्टॉप कट प्ले वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो डेफिनेटली it's a new experience for me also, and I hope कि I'm able to deliver this in a better way। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं एंड एनालिसिस की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड you must need to analyze that trade first। मार्केट में एक कहावत है दोस्तों कि if you fail to plan your trade, सॉरी कुछ उल्टा बोल रहा हूँ लगता है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक है, इस तरह से कुछ कहावत है उसकी, जाने तो कहावत में नहीं घुसते बट अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की आपके ट्रेड की तो डेफिनेटली आपका वो ट्रेड फेल होने वाला है। ठीक है, एंड नॉट ओनली ट्रेड बट आप जो एंटायर जर्नी होगी आपकी ट्रेडिंग की, उसमें आप अगर प्रॉपर वे से प्रॉपर प्लानिंग के जरिए आगे नहीं बढ़े तो देर आर हाई चांसेस, ऑलमोस्ट 99% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको आपकी एनालिसिस सबसे पहले करनी होगी उस प्लानिंग के लिए। तो एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं? एनालिसिस करने के दो तरीके हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहते हो तो आपको उसके P&L स्टेटमेंट, उनका बैलेंस शीट, उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उनके ROC हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर उनका डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके दिस कंपनी कैन रन प्रॉफिटेबल इन लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो वो किस तरह से हम देख पाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ screener.com, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया हुआ था। ठीक है, screener.com, ओके ये वाला ऐप हो गया। ओके स्क्रीनर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नहीं यहाँ पे लिखने का ऑप्शन एक्चुअली नहीं है बट screener.in ये है वेबसाइट का नाम। ओके, तो यहाँ पे आप स्टॉक्स को डिटेल में उसके एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करना काफ़ी आसान है, आप गूगल के अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इफ़ आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस लास्ट ईयर वी कैन से, ओके, तो मैं रिलायंस यहाँ पे टाइप करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसका मार्केट कैप दिख रहा है रिलायंस का, करंट प्राइस क्या चालू है। ठीक है, उसके हाई लोज क्या है, उसकी PE क्या है, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ROC, ROE, ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, उसकी फेस वैल्यू क्या थी, प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है, ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। ठीक है, ये सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको लग रही होगी बट फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है। ठीक है, मैं आपको एक एक पार्ट स्लोली बताता हूँ। ठीक है, मार्केट कैप मतलब कंपनी ने मार्केट से कितना पैसा उठाया है या मार्केट में कंपनी का कितना पैसा है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो कि वेदर दैट कंपनी इज लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो ये मार्केट कैप काफ़ी ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड। देन सेकेंड आई वुड से प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, ये प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है उस कंपनी में। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है सो दैट इज़ कॉल्ड अ गुड कंपनी, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास राइट्स रहते हैं कि वो कंपनी के एडवांटेज के लिए डिसीजंस ले सकते हैं फ्रीली। 50% से ज़्यादा अगर प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है तो। ठीक है, देन आई वुड से कि डेट टू इक्विटी रेशियो,
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी ने मार्केट से कितना कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा है 0.36, दैट मीन्स 36% कंपनी ने जो उसका कैपिटल है, ठीक है, उसका 36% कर्जा लिया हुआ है, एंड बाकी के जो 64% है वो प्रोमोटर्स एंड स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, जिन्होंने भी रिलायंस के स्टॉक खरीदे हुए हैं उनका मिला के 64% है। एंड ये बैंक से हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए या कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, तो उनसे लिया हुआ है पैसा, ठीक है, 36%। सो ये नंबर काफ़ी लो होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अच्छी कंपनी होती है जिनका बहुत कम कर्जा है तो ये नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है, प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए, एंड फोर्थ ये ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर कंपनी के पास से 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पे वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है। तो रिलायंस फिलहाल 9.63% प्रॉफिट जनरेट करती है एनुअली ऑन देयर कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। अगर हमें पिछले 10 साल का डेटा देखना है कि रिलायंस ने पिछले 10 साल में जो उसका कैपिटल था उस पर कितना प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिंपली डालना होगा एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल 5 ईयर्स आ गया है, यहाँ पे थोड़ा और टाइप करना पड़ेगा लगता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 ईयर्स, यहाँ पे है बॉटम में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और एक आ गया, आप देख सकते हो 9.99, तो ये 10 साल का डेटा है। 10 साल में रिलायंस ने कंसिस्टेंटली 10% का रिटर्न अपने कैपिटल पे जनरेट किया हुआ है, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एनुअली 9.63 लास्ट ईयर किया था, एंड 10 साल का अगर डेटा दिखा रहे तो 9.99, तो काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी लग रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ऑन हायर साइड है, बट स्टिल व्हेन वी कंपेयर विथ मार्केट कैपिटल तो ये भी सफिशिएंट है, ठीक है। सिमिलरली हम और कोई कंपनी देखते हैं, लेट्स से TCS, ठीक है। TCS में सिमिलरली हम देखें तो ROCE उसका 54% है। सी ये IT कंपनी है, IT कंपनी के ओवरहेड्स कम होते हैं तो डेफिनेटली ये ROCE काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09, दैट मीन्स ओनली 9% डेब्ट है इनके ऊपर, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया हो जाता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.3%, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 48%, तो लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 48.7% बनाया, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। तो TCS इज़ अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और थोड़े फीचर्स यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ये इसका चार्ट आ जाता है, जो चार्ट यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो इसका चार्ट। प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। TCS का हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, हमने देखा था 0.09% डेब्ट है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE एंड ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 40%, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट आई पर्सनली प्रेफर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हर एक का इंडिविजुअल चॉइस होता है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 56%, ये डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अगर आपको 10 साल 15 साल 20 साल अगर कंपनी होल्ड करनी है तो वो कंपनी कितना डिविडेंड देती है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके कॉन्स क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, दैट मीन्स इसकी जो बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसके बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड होगी तो उसके प्राइस तो बढ़ेंगे ही, यही सिंपल लॉजिक यहाँ भी यूज़ हो रहा है TCS के बारे में भी। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.2% ओवर पास्ट 5 years, तो ये पॉइंट काफ़ी क्रिटिकल है। पिछले 5 साल में 10.2% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी पुअर एज कम्पेयर टू IT कंपनी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। देन कंपैरिजन मिल जाता है। सी TCS इज़ एन IT कंपनी, तो IT कंपनी के सेगमेंट में और कौन सी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, तो यहाँ पे हमें सीधा नाम मिल जाते हैं। इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T, इन्फोटेक एंड, तो ये सारे कंपैरिजन भी यहाँ पे आ जाते हैं। सी हमने ROC देखा था एंड ROC 10 ईयर्स का भी देखा था, तो ये TCS का है। सिमिलरली इन्फोसिस का दिखने मिल जाएगा यहाँ पे, HCL, विप्रो सबके देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहीं पे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं पे दूसरा और कुछ कंपैरिजन देखने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सेगमेंट में देख सकते हो। एंड देन TCS का क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें देखने मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, ठीक है, जून 19 से लेके जून 2022 तक 3 साल का डेटा हमें देखने को मिल जाता है। तो हम देखें 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 7,000 यहाँ पे डिप आ गया था जून 2020 में, कोविड का टाइम था ये। देन 8, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 4, तो इट इज़ अबाउट टू टच 10,000 करोड़। ये सब सारे करोड़ में अमाउंट होंगे, तो ये इट इज़ अबाउट टू टच 10,000 करोड़। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है कंपनी TCS, एंड ग्रो भी डेफिनेटली हो रही है। ग्रो रेट थोड़ा सा कम है, हमने कॉन्स में देखा था कि सेल्स थोड़े डिक्रीज हो गए, बट प्रॉफिटेबल है कंपनी। ठीक है, एंड डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे से पे कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, सी प्रॉफिट 32 था, जंप हुआ है 38। ठीक है, एंड देन 38 पे अभी सस्टेन है, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल लग रही है कंपनी। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हो, मतलब काफ़ी सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो प्रोमोटर्स ने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ रही है या कम हो रही है, वो भी हमें देखना होता है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी हुई भी है। ठीक है, सो अगर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स को कंपनी पे ट्रस्ट है, एंड जिस कंपनी में प्रोमोटर्स को ट्रस्ट है उस पर हम भी ट्रस्ट रख सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स अल्टीमेटली कंपनी के बारे में डिसीजंस लेते हैं, उन्हें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स। ठीक है, तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको इस screener.in पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये screener.in काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है टू एनालाइज योर स्टॉक्स। ओके, तो फंडामेंटल आप इस तरह से सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स। उसके अलावा फंडामेंटल्स में आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में भी ध्यान रखना होता है। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी कौन से सेक्टर के लिए देती है, कब फंड रिलीज़ करती है, या फिर कोई इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था यूक्रेन एंड रशिया वॉर, या फिर बजट पॉलिसीज़ आती है, RBI की पॉलिसीज़ आती है जो बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो आपको ये सारे जो इवेंट्स होते हैं इन सब पे भी ट्रैक रखना होता है, एंड उस बेसिस पे आपके स्टॉक होल्डिंग्स या ट्रेडिंग आपको इनिशिएट करना होता है। ठीक है, सो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, सेकेंड आता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हम हमारे चार्ट्स पे जाके करते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू का आपको बताया था, ये ट्रेडिंग व्यू पे हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हमेशा। टेक्निकल एनालिसिस में एक मिनट, यस, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आता है कि आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। ठीक है, चार्ट को किस तरह से रीड करें, तो चार्ट रीड करने के अलग अलग तरीके हैं। दिस ग्रीन एंड रेड बार्स, ये बेसिकली आपको इंडिकेशन देते हैं कि कौन सा बार प्रॉफिटेबल है। ग्रीन मीन्स प्रॉफिटेबल, आई मीन ऊपर जा रहा है, एंड रेड मीन्स नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। चार्ट को रीड करने के लिए हमें सबसे पहले तो कैंडल्स के पैटर्न पता होने चाहिए, कि अगर इस कैंडल को ये इस तरह से समझो, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल कौन सी कैंडल है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये डोजी बना रही है, या ये ब्रेकआउट कैंडल है, या किस तरह से कैंडल
उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उस बेसिस पे भी हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं ट्रेडिंग के। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये इंट्राडे चार्ट है 5 अगस्त का, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे इस लेवल तक हाई जाने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे उसने एक कैंडल फॉर्म की है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल हम इसको बोलते हैं, ये रिवर्सल कैंडल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। इसमें विक ऊपर गया है एंड वापस से नीचे आई है कैंडल, ठीक है। तो इसका विक काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स बॉडी, ठीक है। विक क्या होता है, बॉडी क्या होती है, उसके बारे में आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे अगर मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो ये वीडियो पूरा दिन चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक विक बनाई है, एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आया यहाँ पे, देन अगेन मार्केट ऊपर गया। नाउ इस पॉइंट पे जो ये विक बनाई है, ये लेवल से लेके यहाँ तक, ये मैं जोन को टारगेट करूंगा, क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ पे सप्लायर्स एक्टिव हो चुके थे, मतलब मंदी वाले लोग एक्टिव हो चुके थे। तो जब मार्केट में यहाँ पे फिर से जाता है तो मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि यहाँ पे अगर फिर से कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो आई डेफिनेटली शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। मैं शॉर्ट करूंगा थ्रू ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस प्रेफर करता हूँ इसलिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट कर दी और मेरा रिस्क हो गया ये वाला लेवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। ओके, तो मैं अपनी पोजीशन शॉर्ट करूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है। एंड मेरा स्टॉप लॉस होगा ये हाई, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, ठीक है। एंड मैं मेरा इनिशियल टारगेट रखूँगा 1:1, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है 1:3 भी और दे चुका था वो, बट मेरा इनिशियल टारगेट 1:1 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। आई नॉर्मली प्रेफर 1:2, 1.96 रखता हूँ मैं, एकदम 2 एग्जैक्टली नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिस्क हो गया 52 पॉइंट्स का, एंड वेर एज मेरा टारगेट हो गया 103 पॉइंट का, जो कि उसने अचीव कर लिया था एट 12:45 ओनली, ठीक है। तो सिर्फ इतने से पीरियड में मैंने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था, ठीक है। तो ये होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आपको कैंडल पैटर्न समझ में आने चाहिए, आपको जोन समझ में आने चाहिए, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, नीचे गया, मैंने यहाँ पे तुरंत अपना जोन मार्क कर लिया, ठीक है। जोन मार्क करने के लिए यस, यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। ये इस तरह से हम अपना जोन मार्क कर सकते हैं, ओके। मार्केट जैसे रिवर्स होके इस प्राइस जोन में आया और प्राइस जोन में आने के बाद नेगेटिव कैंडल बना के वापस जोन से बाहर आ गया, तो हमने अपनी पोजीशंस बना ली, हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपको जोन मार्क करने आने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी उसने रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे एक जोन मार्क करूँगा इस तरह से, ठीक है। अब मार्केट इस जोन में जब घुसेगी और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किए बिना अगर नेगेटिव कैंडल बना के बाहर आती है, तो मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट करूँगा, ठीक है। एक सिंपल लॉजिक है ये। सिमिलरली बॉटम साइड में अगर कुछ फॉर्मिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गया था, फिर यहाँ पे नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, तो ये एक जोन बन गया है, ठीक है। पहला जोन तो ये ऊपर वाला बट वैलिड नहीं है, तो ये एक बॉटम वाला जोन हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल में आके
एक यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना देती है एट द बॉटम, तो मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड भी ले सकता हूँ और यहाँ पे मुझे इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने जोन मार्क करने हुए होते हैं, हमें अपने ट्रेंड लाइन मार्क करनी होती है। ट्रेंड लाइन का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट का इस तरह से। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, देन अगेन यहाँ पे नीचे आके फिर से अगर ऊपर जाती है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, और इस जोन को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे ऊपर वाला एक जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको अपने जोन मार्क करने होंगे, आपको अपने ट्रेंड लाइंस मार्क करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, एंड टेक्निकल में इंडिकेटर्स भी आते हैं अलग अलग। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लगाए थे, एक तो वॉल्यूम का था और एक सीपीआर का था। ठीक है, मैं सीपीआर का ऑन करके दिखाता हूँ आपको। मैं हमेशा मेरा वीकली सीपीआर ऑन रखता हूँ क्योंकि मैं वीकली पोजीशंस लेता हूँ बहुत बार ऑप्शंस में। ठीक है, तो इस सीपीआर का आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से ये लेवल उसने ब्रेक किया, दिस इज रेजिस्टेंस लेवल फॉर इट, बट क्रॉस करने के बाद फिर से नीचे आया। यहाँ पे एक्चुअली उसने सपोर्ट लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट था अवेलेबल, बट मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था, बहुत नीचे आया। एंड यहाँ पे जो पिवट लेवल है यहाँ से आप देख सकते हो नीचे गया एंड यहाँ पे उसने एक बुलिश कैंडल बना दी। ठीक है, ये वाली बुलिश कैंडल बना दी उसने। इस बुलिश कैंडल को बनाने के बाद यहाँ पे हम अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते विद दिस स्टॉप लॉस तो हमारा ट्रेड अभी भी बना होता एंड हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रन हो रहे होते। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक है, मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। रुक जा 1:2। देखिए यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। 1.96। अरे क्या स्नैप हो रहा है। ओके 1.92। ठीक है, तो ये मुझे टारगेट मिला नेक्स्ट डे पे। सी ये टारगेट हिट हो चुका है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंडिकेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेंड लाइन एंड योर चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इस टेक्निकल एनालिसिस पे आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ट रीड करने आना चाहिए, तब जाके आप कंसिस्टेंट लेवल पे प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो पार्ट 3 हमारा यहाँ पे कवर होता है। पार्ट 3 में हमने मेनली देखा था कि एनालिसिस किस तरह से की जाती है। एनालिसिस के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस एंड एक दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा था कि screener.com पे मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाया था कि किस तरह से आप किसी कंपनी का डिटेल सारे चेक कर सकते हो, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्केट कैप इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे उसकी ROC दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट होती है, प्रोमोटर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल 10 ईयर्स ये भी इंपॉर्टेंट होती है एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन आप सेम इंडस्ट्री में बाकी के उसके पीएस क्या कर रहे हैं उसका कंपैरिजन भी नीचे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स आते हैं उसके पीयर्स कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स उसके देख सकते हो, P&L स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट होता है कि बढ़ रहा है प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न या कम हो रहा है, उसके बेसिस पे भी हम उस स्टॉक में बने रहना है या निकल जाना है वो हम देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देख लिया। देन टेक्निकल एनालिसिस में हमने देखा कि किस तरह से चार्ट रीड कर सकते हैं। कैंडल पैटर्न्स कौन से होते हैं, डोजी कैंडल पैटर्न हो सकती है, रिवर्सल कैंडल हो सकती है, बुलिश बेरिश कैंडल हो सकती है। तो वो सारे डिटेल्स आप चार्ट कैंडल डिटेल्स तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, किस तरह से कैंडल्स को पहचानते हैं। देन अलग अलग इंडिकेटर्स, जैसे मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स CPR यूज़ करता हूँ एंड वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ। वॉल्यूम का तो खैर इंडेक्स में यूज़ नहीं होता है, बट स्टॉक्स के लिए वॉल्यूम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन हमने देखा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ, ताकि इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं स्पेशली ये बोल रहा हूँ, ताकि हम अगर हमारे ट्रेड कुछ लॉस में भी जाते हैं तो भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। देन हमने जोन मार्क किए थे कुछ ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल फॉर्मेशन, एंड वो कैंडल कहाँ पे फॉर्म होती है, टॉप पे फॉर्म होती है, बॉटम पे फॉर्म होती है, उस हिसाब से हमने वो लोकेशन मार्क किए थे एंड उस बेसिस पे ही हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं और हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पार्ट 3, और पार्ट 3 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन दी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 15 से 20 दिन होल्ड करना है या 1-2 महीने 3 महीने होल्ड करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखनी होगी। वेयर एज आपको इंट्राडे करना है या आपको वीकली पोजिशनल ट्रेड लेना है, जैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 3 खत्म होने के बाद हमारा अगला पार्ट है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, FNO ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, 5 पानी ब्रेक। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उस इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस एफर्ट्स के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दे सकते हैं, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली उसके आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पहले तो मेरी सारी ये ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। ओके, तो अगला पार्ट है FNO ट्रेडिंग। ठीक है, FNO ट्रेडिंग जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, वी कैन कॉल इट एज डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू क्यों हुई थी, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, हम शेयर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं। तो FNO मार्केट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, FNO मार्केट में भी सेम, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का अगर बात करूँ तो रिलायंस का शेयर मैं कैश मार्केट में भी ले सकता हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई कैन बाय और सेल रिलायंस इन FNO मार्केट ऑल्सो। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है वो जानते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बिटवीन बायर एंड सेलर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पीरियड होते हैं, एक सर्टेन पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स के मंथली पीरियड्स होते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, एंड वो आपको बाद में भी आप रिन्यू कर सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 महीने से लेकर 3 महीने तक होता है। एंड ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, एंड उस तरह से आप 3 महीने की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है 3 महीने का अप्रोक्सीमेट इन FNO। ठीक है, वेयर एज कैश मार्केट में उसका कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 30 साल, 50 साल, अनलिमिटेड टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो उसको, एंड उस पर आप डिविडेंड अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है FNO मार्केट एंड इक्विटी मार्केट में। सेकेंड डिफरेंस है, इक्विटी मार्केट में रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, आप सिंगल शेयर बाय कर सकते हो। अगर मेरे पास कैपिटल कम है, रिलायंस का स्टॉक प्राइस से 2300 है अप्रोक्सीमेट, तो अगर मेरे पास 2300 अकाउंट में है तो मैं रिलायंस का एक शेयर ले सकता हूँ। बट
अगर मुझे ऑप्शन या फ्यूचर में उसको ट्रेड करना है तो मुझे लॉट लेना पड़ता है। लॉट साइज 25, 30, 50 या जो भी शेयर वाइज वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लॉट में लेना पड़ता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है। तो एफएनओ जिनके पास थोड़ी ज़्यादा कैपिटल है, जिनको मार्केट का थोड़ा ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो लोग एफएनओ ट्रेडिंग प्रेफर करें। स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए इक्विटी मार्केट, जैसे आप रिलायंस का सिंगल शेयर ले लो, उस पर ट्रेड कर लो, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये है मेजर दो डिफरेंसेस एफएनओ मार्केट एंड कैश मार्केट में। अभी मैं बताता हूँ कि एफएनओ मार्केट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। तो जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, वो करोड़ों में किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं या कोई स्टॉक होल्ड करते हैं, ठीक है। जब सडनली कोरोना जैसे इम्पैक्ट आ जाता है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाती है जिसके वजह से दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है, तो उस केस में वो लोग उसको हेज करते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 2300 का रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल 100 करोड़ उसमें डाल दिए हैं, 100 करोड़ के शेयर्स ले लिए रिलायंस के किसी बड़े फंड मैनेजर ने। तो अगर वो डीप करता है टिल 2000 लेवल, ठीक है, 300 रुपीज़ का लॉस हो गया पर शेयर, ठीक है, तो करोड़ों में लॉस हो जाएगा उस फंड मैनेजर का। तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए वो लोग एफएनओ में अपनी पोजीशन बनाते हैं इन निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो वो जब स्टॉक नीचे आएगा 2300 से लेकर 2000 तक, तब जो एफएनओ की पोजीशन होगी उसको हेजिंग करने की वजह से वहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश मार्केट में उनको लॉस हो रहा है बट एफएनओ मार्केट में उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हेजिंग करके वो न्यूट्रल हो जाती है। एंड जब उन्हें लगता है कि ओके अभी नेगेटिविटी मार्केट में कम हो चुकी है, तो वो अपनी एफएनओ की पोजीशन को रिड्यूस करते हैं या क्लोज करते हैं एंड इक्विटी मार्केट में और थोड़ी पोजीशन बढ़ाते हैं एंड उसको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड के लिए वो लोग अपनी पोजीशन हेज करते हैं थ्रू एफएनओ एंड अपवर्ड के लिए वो एफएनओ से पैसा निकाल के यहाँ पे इक्विटी मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फंड मैनेजर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए एफएनओ मार्केट का यूज होता है। बट रिटेलर्स इस तरह से कुछ करते नहीं है। रिटेलर्स तो बेसिकली बस प्रे करते रहते हैं कि भाई मार्केट ऊपर चले जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, बट इस तरह से कभी होता नहीं है। हमें भी अपनी पोजीशंस हेज करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख अगर किसी स्टॉक पे लगाया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपकी हेजिंग पोजीशन कुछ तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोरोना जैसे कोई इम्पैक्ट आ गया, 50% ड्रॉ डाउन हो गया, तो भैया आपके तो 5 लाख चले गए सिंपली। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 लाख की पोजीशन बनाते हो एंड इफ यू एंटिसिपेट कि भाई ड्रॉ डाउन हो रहा है, कोरोना जैसे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, तो यू शुड मेंटेन योर पोजीशन इन एफएनओ मार्केट आल्सो, सो दैट आपका जो लॉस यहाँ पे हो रहा है इक्विटी मार्केट में, आप उसको हेज करके देन वो बैलेंस आउट कर सको। एंड जैसे ही मार्केट रिवर्सल करता है, ठीक है, तो आप अपनी एफएनओ की पोजीशन हटा के उस कैपिटल को भी इक्विटी मार्केट में लगा के प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रीजन होता है एफएनओ मार्केट का। बट हम लोग अभी रिटेलर स्पेशली एफएनओ मार्केट को ट्विक करते हैं और सिर्फ एफएनओ में पोजीशन बनाते हैं एंड उसके जरिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। एफएनओ में प्रॉफिट बनाना या लॉस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है सबको। एक ही दिन में 10%, 20%, 50% और इवन डबल बन जाते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एक ही दिन में आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। तो ये दो धारी तलवार बोल सकते हैं इसको। इसके आप बेनिफिट भी ले सकते हो और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एफएनओ मार्केट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था इंडियन मार्केट में, टू बेसिकली हेज द पोजीशंस। सेकेंड बताया था कि एफएनओ मार्केट और इक्विटी मार्केट में डिफरेंसेस क्या है। एक तो ड्यूरेशन का 3 महीने का रहता है एफएनओ में एंड इसमें अनलिमिटेड रहता है। एंड शेयर्स की क्वांटिटी का, इक्विटी मार्केट में आप सिंगल क्वांटिटी ले सकते हो, बट एफएनओ में आपको लॉट बाइंग करनी पड़ती है जिसके लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो ये है कि इक्विटी मार्केट में आप
जब मार्केट ऊपर जाता है सिर्फ तभी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बट एफ मार्केट में मार्केट ऊपर जाता है तभी भी कमा सकते हो, मार्केट नीचे जाता है तभी भी कमा सकते हो, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है तभी भी आप पैसा कमा सकते हो। तो इसीलिए एफ मार्केट बहुत से लोगों की पसंद होती है पैसा कमाने के लिए, और जिन लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज है मार्केट में वो लोग एफ से काफ़ी तगड़ा रिटर्न अर्न कर लेते हैं। इवन 200, 300, 500% भी रिटर्न ऑन एन एनुअल बेसिस अर्न करते हैं लोग, ठीक है। तो हम और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो एनालिसिस आपको अपनी फ्यूचर चार्ट में करनी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बार बार मैं रिलायंस का ले रहा हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक नहीं है बट स्टिल इट्स अ वेल नोन स्टॉक, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। रिलायंस, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है एनएससी का, एंड एट द सेम टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर, ठीक है। इसका अलग से चार्ट है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड ये पेन थोड़ा हटा देते हैं, स्क्रॉल करता हूँ, नीचे आ गया रहेगा। कहाँ गया, ऐड हुआ कि नहीं हुआ है? रिलायंस फ्यूचर, अरे ऐड ही नहीं हुआ है। हाँ यस, अभी ऐड हुआ। ओके, तो ये है रिलायंस का फ्यूचर चार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस दे सकते हो। ये है स्पॉट चार्ट, स्पॉट चार्ट मीन्स एक्चुअल रिलायंस का कैश मार्केट वाला चार्ट, ठीक है। तो ये है 2534 एंड ये है नीचे उसका फ्यूचर चार्ट, ठीक है 2540। प्राइस में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये हमेशा डिफरेंस रहता ही है फ्यूचर चार्ट एंड स्पॉट चार्ट में। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप फ्यूचर का चार्ट देख के ही आपको ट्रेड करना होगा। यहाँ पे आपको फ्यूचर चार्ट में ये जो नीचे बार्स दिख रहे हैं ये दीज आर बेसिकली वॉल्यूम्स। फ्यूचर चार्ट में आपको वॉल्यूम्स भी देखने मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन चार्ट में ये वॉल्यूम नहीं होते हैं, स्पेशली ऑफ दिस इंडेक्स चार्ट बेसिकली। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपको फ्यूचर चार्ट देखना होगा फर्स्टली। सेकेंडली, इस चार्ट में आप सेम लाइक इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सिंगल शेयर नहीं, आपको लॉट में ही बाय करना होगा, बट जैसे मार्केट नीचे आया आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गया आपने सेल कर लिया, ठीक है। इस तरह से लॉट में आप फ्यूचर की ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसका एक ड्यूरेशन है, लिमिटेड ड्यूरेशन, तो उस लिमिटेड ड्यूरेशन में ही आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, और एल्स आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा आफ्टर बिफोर एक्सपायर दैट पीरियड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपको फ्यूचर चार्ट में फ्यूचर ट्रेड डालने के लिए। फ्यूचर्स में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। अगेन मार्केट में एक फिर से कहावत है, फ्यूचर हैज़ नो फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज़ मेनी ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम लगा सकते हैं। फ्यूचर्स में इतने कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर्स हम लोग हमारी कैश पोजीशन को हेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर्स में शॉर्ट करें कैश पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए, एंड उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो ट्रेडिंग करनी होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। ये दोनों सिर्फ इंडाइसेस रहते हैं जिनको मैं एनालाइज करता हूँ और जिनके ऊपर बेसिस पे मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें जो ये रेगुलर चार्ट होता है बैंक निफ्टी का, ठीक है, इस बैंक निफ्टी के चार्ट को ही एनालाइज करना होता है। बैंक निफ्टी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मैंने देखो जो लिस्ट ऐड कर रखी है वो दीज आर बेसिकली बैंक निफ्टी स्टॉक्स ओनली। इसमें HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, देन ICICI बैंक का वेटेज है, देन SBI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड। तो ये सारे बैंक के स्टॉक को मिला के एक इंडेक्स बना है, दैट इज बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये निफ्टी 50 इंडेक्स बना है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज
एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उन 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन करके ये निफ्टी 50 इंडेक्स बना है, जिसमें हेवीली कंट्रीब्यूटर है रिलायंस एंड सेकेंड टीसीएस। करंटली ये थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है, मे बी मार्केट कैप के हिसाब से टीसीएस ऊपर एंड रिलायंस नीचे, बट दीज आर दी टू इम्पोर्टेंट शेयर्स विच इम्पैक्ट निफ्टी 50। एंड बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई, दीज आर दी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स विच इम्पैक्ट बैंक निफ्टी, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं फिलहाल अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। चार्ट ट्रेडिंग का मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से हम चार्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी प्राइस, ठीक है। हम कोई भी ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, एक मिनट, यस, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें इसकी जो प्राइस होती है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 37,920, ठीक है, तो हमें स्ट्राइक प्राइस इसकी देखनी पड़ती है। स्ट्राइक प्राइस मैं आपको फायर के मेरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, अभी कुछ पोजीशन नहीं है मेरी ओके, रीसेट कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स, ओके। मैं फायर भी इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस एंड ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब क्विकली मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ इसके इंटरफेस पे। इसका डिटेल यूट्यूब वीडियो आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस का बारे में बात कर रहा था। तो अभी करंटली मार्केट है 37,920 पे, ठीक है। सो मैं 37,920 की स्ट्राइक प्राइस देखूंगा। 37,920 नहीं होता है, 900 होता है या 3800 होता है, 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। सीई एंड पीई, सीई मीन्स कॉल एंड पीई मीन्स पुट, कॉल एंड पुट का, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 37,900 से ऊपर जाएगा, तो आप सिंपली ये कॉल ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 37,900 से नीचे जाएगा, तो आप सिंपली ये कॉल पुट ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है। अगर मैं अभी फिलहाल 900 का ये दोनों कॉल एंड पुट यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 800 वाले निकाल देते हैं, इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके, 900 वाला चार्ट यहाँ पे देखो ओपन हो चुका है, ठीक है। इफ़ आई फील कि ये स्पॉट पे एनालिसिस करके, हमें एनालिसिस हमारी स्पॉट पे करनी है, ठीक है। हमारी ये जो स्ट्राइक प्राइस वाला चार्ट है, इस पे एनालिसिस नहीं करनी है हमें। स्पॉट प्राइस, स्पॉट चार्ट जो है हमारा, उस पे एनालिसिस करके देन डिसीजन लेना है कि इफ़ यू फील कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको सीधा एग्जीक्यूट कर दूंगा ऑर्डर 37,900 कॉल का, ठीक है, बाय कर लूँगा। यहाँ पे इसकी फ़िलहाल 37,900 का इतना क्यों ज़्यादा प्राइस बता रहा है, कुछ गलत ले लिया लगता है हमने। 37,900 CE, यस करेक्ट है। व्हाट द हेल, ये डेटा कुछ अलग ही तरीके से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइस दिख रहा है 372। आई थिंक ये बग होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 372 प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे 2000 दिखा रहा है गॉड नोज वाई। तो ये थोड़े से ऐसे बग हो सकते हैं जो आपको एनालाइज करने होंगे, देखने होंगे। इवन यहाँ पे भी 299 दिख रहा है, बट 334 प्राइस है, ओके। तो ये डिफरेंसेस बग्स आते हैं, तो हमें उस हिसाब से, एक्चुअली अभी ये मार्केट क्लोज है, अगर मार्केट लाइव होता तो यहाँ पे ये ऐसे इतने डिफरेंसेस नहीं दिखते हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बार अगर डिसीजन बना लिया कि हमें ऑप्शन बाइंग करना है, तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन बाय, यहाँ पे ब्लू आइकन है, उस पर ये विंडो पॉपअप होती है ऐसी, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे 25 आ गया। अगर मुझे यहाँ पे 30 करना है, तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी शुड बी मल्टीपल ऑफ 25। जैसे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25 शेयर्स का, तो आप मल्टीपल्स ऑफ 25 में ही कर सकते हो। जैसे मैं 50 ले सकता हूँ, मैं 75 ले सकता हूँ,
ठीक है, या मैं 100 भी ले सकता हूँ, बट मैं 90 नहीं ले सकता। ठीक है, ये सीधा वार्निंग आ जाएगा, मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स में मुझे क्वांटिटी ले लूँगा एंड मैं सिंपली बाय प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 90 नहीं 100 फॉर एग्जांपल। ये विंडो में ये डिटेल्स क्या है, स्केड्यूल, बाय एट मार्केट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, तो इसके सारे डिटेल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको डिटेल्स सारे कुछ मिल जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑप्शंस के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू दिस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मार्केट अभी 37,920 पे है। ठीक है, बट हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए जिसके जरिए हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 37, मैं नॉर्मली डालता हूँ 37,800 भी अवेलेबल है। ठीक है, 37 तो छोड़ो, 36,800 भी अवेलेबल है। ठीक है, उसका CEP एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होती है। ठीक है, अच्छा एक्सपायरी का मैंने आपको बताया नहीं। ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी जो होती है वो हर थर्सडे को होती है। ठीक है, तो इस वीक की एक्सपायरी ये 11 अगस्त को है। एंड अगर थर्सडे को असू दे, मला पाहिजे, चालू आहे लाईव्ह, चालू आहे लाईव्ह। तो अगर थर्सडे को हॉलीडे आ जाता है तो ये एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी। ठीक है, एक दिन पहले हो जाती है। तो हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा घर में डिस्टर्बेंस आ गया था। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये एक्सपायरी के बारे में, तो ये थर्सडे को एक्सपायर होता है, बट अगर थर्सडे को हॉलीडे आया तो ये वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, एंड हमें ट्रेड हमेशा, मैं वीकली एक्सपायरी प्रेफर करता हूँ क्योंकि वीकली एक्सपायरी में प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, थर्सडे तक होल्ड करता हूँ, वो मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था। पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्सपायरीज होती है, ठीक है, एक्सपायरीज में हमें प्रॉफिट करने के लिए सबसे पहले तो सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है डिपेंड ऑन देयर डेल्टा। ठीक है, डेल्टा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग कैलकुलेशंस है, बट अगर मैं इजी वे में बताऊँ तो इन द मनी, एट द मनी, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख ही देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका फॉन्ट साइज 24। ठीक है, एक होता है इन द मनी, ठीक है, ITM कॉल बोलते हैं उनको। एक होता है एट द मनी एंड एक होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ। इन द मनी मतलब होता है कि अभी समझो ये इसकी प्राइस चल रही है 920। ठीक है, तो एनी स्ट्राइक प्राइस बिलो दिस 37,920 इज इन द मनी। ठीक है, एनी स्ट्राइक प्राइस अबव 3800 इज आउट ऑफ द मनी राइट नाउ। ठीक है, एंड 37,900 इज एट द मनी। ओके, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ये हमें इन द मनी, एट द मनी, OTM, आउट ऑफ द मनी, ये सब अगर नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है। बट सिंपल वे में अगर बताओ तो प्राइस, ये जो स्पॉट में जो प्राइस चल रही होती है उसके नियर बाय जो 100 वैल्यू होती है, जैसे अभी इसके नियर बाय 100 वैल्यू है 37,900। ठीक है, अगर कोई ये एंड हुआ होता 37,970 पे, ठीक है, तो उसकी नियर बाय 100 वैल्यू होती 38,000। ठीक है,
तो उस स्ट्राइक प्राइस पे हमें कॉल या बाय करना है। इतना सिर्फ सिंपल देखिए, ये ITM OTM ये बाद में आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, या अगर आपको चाहिए तो मैं भी उस पर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस है उस पर, तो अननेसेसरी मुझे मेरी एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 37,920 विच इज क्लोजर टू 37,900 100 वैल्यूज की, तो मैं 37,900 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा कॉल बाय करने के लिए या पुट बाय करने के लिए। ठीक है, ये मैं निकाल ही देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। डिलीट यहाँ पे है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। जो नियर बाय उसकी वैल्यू है स्पॉट प्राइस की, उसके 100 वैल्यू मल्टीपल्स में जो वैल्यू आती है 900 यहाँ पे है, तो मैं वो वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा कॉल या पुट बाय करने के लिए। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि वेदर यू शुड गो फॉर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग एक अलग वर्ल्ड है, स्पेशली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या फंड मैनेजर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होता है, वो लोग हमेशा ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं दोनों के डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ क्या है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल लगता है कि मार्केट यहाँ से ये बैंक निफ्टी का लगा था, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 37,920 से 38,000 38,200 ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाएगा ऐसे आपको लग रहा है, तो आप यही ऑप्शन बाय करोगे। बट बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 37,900 PE को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करके उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि मार्केट 37,900 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट 37,900 के ऊपर कहीं भी रहे, ठीक है, ये 38,000 जाए या 38,200 जाए या सिर्फ यहीं पे घूमता रहे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है कि 37,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए टिल एक्सपायरी, थर्सडे एक्सपायरी तक। अगर वो थर्सडे एक्सपायरी 3 o'clock तक 37,900 के ऊपर ही रहता है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू थी 299, ये प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा एंड ये पूरी वैल्यू उनकी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वेयर एज ऑप्शन बायर को अगर ये मार्केट यहीं पे घूमते रहा तो उसका प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके मीन्स उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस स्ट्राइक प्राइस की वो कम होती जाएगी टिल थर्सडे एक्सपायरी, क्योंकि ये हमेशा टाइम डीके होता रहता है ऑप्शन प्राइसेस में। तो ऑप्शन बायर का ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि टाइम डीके का उन्हें लॉस होता है, वेयर एज ऑप्शन सेलर को टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मेजर डिफरेंस है, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको काफ़ी कम कैपिटल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 शेयर्स का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का, तो 25 इंटू स्ट्राइक प्राइस की जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे 334 दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ सिंपली तो 334 इंटू 25, तो आपके अकाउंट में अगर 8,350 रुपये हो गए और मार्जिन पकड़ के 10,000 रुपीज़ अगर होते हैं, तो भी आप एक लॉट बैंक निफ्टी का बाय कर सकते हो ऑन ईदर साइड। इट कैन बी कॉल और इट कैन बी पुट। ठीक है, बट इफ यू वांट टू शॉर्ट द सेम स्ट्राइक प्राइस, देन आपको ऑलमोस्ट 1,80,000 या 2 लाख के आसपास का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली कि अगर मुझे पी यहाँ पे शॉर्ट करना है, ये रेड वाले आइकन पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड मार्जिन दिख रहा है 1,43,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1,43,000 आपको लगेंगे सेल करने के लिए, बट अगर मैं सिर्फ उसको क्लिक करता हूँ बाय को, तो बाय करने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 7,500। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है कि ऑप्शन बायर को काफ़ी कम कैपिटल लगता है एंड ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा बनाए, मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% केस में ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है एंड कुछ 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन सेलर लूज कर सकता है।
बट अगर वो स्टॉप लॉस मेंटेन करे, प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करे, तो प्रॉफिटेबल रह सकता है। वेयर एज ऑप्शन बायर को एग्जैक्ट मूवमेंट चाहिए होता है अपने प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। वो ऑप्शन लेके सिर्फ बैठ नहीं सकता है। ऑप्शंस की प्राइस अगर ऊपर या नीचे डायरेक्शन में नहीं मूव हुई तो ऑप्शन बायर को लॉस ही होगा, एंड उसके लॉस होने के चांसेस 60% होते हैं इन द मार्केट। 40% चांसेस होते हैं या 30% चांसेस होते हैं कि उसका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। एंड ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन बायर को टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी अच्छे आने चाहिए, उसके जजमेंट्स काफ़ी प्रॉपर होने चाहिए, उसके स्ट्राइक प्राइस प्रॉपर होनी चाहिए, उसके एनालिसिस ऑन इंडेक्सेस ऑन स्टॉक्स काफ़ी बेटर होनी चाहिए, तब जाके वो प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। उसका पेशेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए टू वेट फॉर द राइट ट्रेड। रैंडमली कहीं भी ट्रेड नहीं करना होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर परफेक्ट हो तो ऑप्शन बायर बन के आप प्रॉफिट बना सकते हो। वेयर एज ऑप्शन सेलर के लिए आई वुड से कि स्किल लेवल थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपका टाइमिंग थोड़ा सा मिस हो जाता है मार्केट का, आपने राइट प्राइस पे या राइट जगह पे एंट्री नहीं की है तो भी चल सकता है, क्योंकि टाइम डीके आपको फेवर करता है। देन बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफर करते हैं। तो आपको मार्केट कहाँ जाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं करना होता है, मार्केट कहाँ नहीं जाएगा सिर्फ उसका अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर होने के काफ़ी सारे एडवांटेज है, बट एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी ह्यूज कैपिटल लगता है। मैंने जो ये 147 बताया था आपको कैपिटल लगेगा, इसको हम कम भी कर सकते हैं थ्रू हेजिंग। ऑप्शंस में भी हेजिंग होती है, यस। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल यहीं पे लाइव में, ठीक है। डिलीट एंड डिलीट 37,900 का हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, राइट। तो ये 37,900 क्या हुआ, टाइप नहीं हुआ, 37,900 सी का हम लोग देखते चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे 25 सेल करना है मुझे, इसके लिए 146 मार्जिन बता रहा है। मैंने यहाँ पे बास्केट ऑर्डर बेसिकली मैं बना रहा हूँ, बास्केट बना रहा हूँ मेरे ऑर्डर्स का, एंड मैं उसके अगेंस्ट 1000 पॉइंट अवे, ठीक है। मैंने अभी सीई बनाया हुआ है, तो मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा सीई अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। 37,900 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, दिस इज माई बेसिकली व्यू, ठीक है। तो मैं जो मेरा व्यू है उसी फेवर में एक ऊपर की जैसे 38,900 की 1000 पॉइंट्स अवे वाली सीई बाय करूंगा, ठीक है, विद द सेम क्वांटिटी 25, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसको बाय वाली ऑर्डर को ऊपर ड्रैग करता हूँ। सबसे पहले बाय होना चाहिए देन सेल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड देख सकते हो कितना कम हुआ है, 69,000। पहले ये मार्जिन रिक्वायर्ड था 146, बट ये अभी कम होके 69,000 हो चुका है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट आधा या आधे से भी थोड़ा कम हो चुका है मार्जिन। तो आप इस तरह से हेजिंग करके उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। एंड ये दोनों की प्राइस जो होगी, जैसे अभी इसका प्राइस है 368, ठीक है, एंड इसका प्राइस है 51। तो एक सिंपल कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको, 368 माइनस 51 317। तो 317 है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा आफ्टर हेजिंग, ठीक है। तो आप हेजिंग करके आपका कैपिटल कम कैपिटल में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ लेस कैपिटल, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए। भले ही नॉलेज में थोड़ा सा प्लस माइनस हो चलेगा, बट कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए इसके लिए। ऑफ कोर्स नॉलेज भी अगर आपका काफ़ी शार्प है तो आप ऑप्शन सेलिंग के जरिए भी ऑप्शन बायर जैसे ही पैसे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका विन रेट काफ़ी अच्छा होता है ऑप्शन सेलिंग का। तो इस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि ऑप्शन सेलिंग का मेजर डिफरेंस क्या क्या है कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड इक्विटी। स्पॉट चार्ट पे हमने एनालिसिस देखे थे, स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सिलेक्ट करना होता है वो भी मैंने बताया आपको। नियर बाय जो स्पॉट प्राइस चल रही होती है उसके 100 मल्टीपल्स में वही वाली स्ट्राइक प्राइस कॉल या पुट आप सिलेक्ट कर सकते हो बाय करने के लिए। एंड देन मैंने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस आपको बताया था कि ऑप्शन बाइंग का क्या एडवांटेजेस है, ऑप्शन सेलिंग के क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस है,
ठीक है। उस बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो, आपको कौन से ट्रेड लेने हैं वो डिसीजन ले सकते हो। ये दोस्तों थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मे बी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है टॉपिक आपको, और अगर आपको ऑप्शंस में डिटेल में ट्रेड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप इक्विटी मार्केट में एटलीस्ट 1 साल तो काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 साल काम करने के बाद आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, आपके चार्ट पैटर्न्स देखने का नज़रिया डेवलप होगा, एंड देन उसके बेसिस पे देन आप ऑप्शन में स्विच करते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी। एंड ये सारे टर्म्स एक बार अगर आपने समझ लिए, ये टर्म्स समझने के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं जाता, 1 आध महीने में भी कोई भी सीख सकता है। तो टेक्निकल चीज़ें सीखना आसान है, बट इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी लेवल मेंटेन करना एंड अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, क्योंकि ऑप्शंस में एक दिन में 50% प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। ये तो डबल ट्रिपल या मल्टीपल्स में चली जाती है प्राइस। तो उस समय अपने पेशेंस रखना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड अगर मैं अगेन रिपीट करता हूँ दोस्तों कि वीडियोस बनाने के लिए, ये नॉलेज आप तक लेके आने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। मैं अभी सुबह से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्थ लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, नॉलेज रिक्वायरमेंट्स हो कि आपको और नॉलेज चाहिए, किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट में लिखिए। एंड डू शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। ओके, सो टू समराइज, मैं क्विकली स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ कि हमारा मार्केट में एक्सपेक्टेशंस 30 to 50% होगा, तो हम अच्छे खासे एंड स्टेबल माइंड से ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स बताए थे आपको, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी मार्केट वगैरह। हम लोग नॉर्मली एनएससी में ट्रेड करते हैं, एंड हमारे चार्ट हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू, जो कि ये वाला प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू पे ही देखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। एंड देन हमने देखा था कि हम ब्रोकर किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। देन मैंने कुछ सजेशंस भी दिए थे ब्रोकर्स के, तो उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कुछ ब्रोकर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन हाउ मच मनी यू कैन नीडेड टू स्टार्ट एक्चुअली, तो मैंने बोला था 500 से 5000 तक, एनी अमाउंट इज ओके एज पर योर रिस्क एपेटाइट। बट विदाउट मनी ऑल्सो यू कैन ट्रेड बाय नियो स्टॉक्स ऐप, मैंने जो यहाँ पे ओपन करके दिखाया था। देन 4 थिंग्स टू नो बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, मैंने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रैटेजी, पोजिशन साइजिंग, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी, एंड इसके इंपॉर्टेंस कितने कितने इंपॉर्टेंस होते हैं वो भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। देन वी मूव टू एनालिसिस। देन फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने screener.com पे आपको सब कुछ दिखाया था कि हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर कंपनी के सारे डिटेल्स देख सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रोमोटर्स होल्डिंग, आरओसी पर ईयर एंड 10 ईयर्स का आरओसी, डेट टू इक्विटी रेशियो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। देन वी मूव टू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि चार्ट किस तरह से देखा जाता है, कैंडल पैटर्न्स कैसे होते हैं, डोजी कैंडल, रिवर्सल कैंडल, और मे बी बुलिश, बेरिश कैंडल्स, और अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। तो कस्टमाइज इंडिकेटर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देन रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 इज़ व्हाट आई प्रेफर फॉर इंट्राडे, एंड देन हम उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। देन मैंने जोन्स बनाए थे प्राइस एज पर प्राइस एक्शंस, तो वो जोन के हिसाब से भी आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टेक्निकल एनालिसिस के भी अलग अलग कंपोनेंट्स आपको बताए थे। एंड लास्टली एफएनओ ट्रेडिंग में मैंने एफएनओ मार्केट का रीज़न क्या है इंट्रोडक्शन का वो बताया था। मैंने हेजिंग के लिए बड़े बड़े फंड्स उसको यूज़ करते हैं। देन डिफरेंस बताया था एफएनओ मार्केट वर्सेस इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंसेस है। देन उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वो भी सारे बताए थे मैंने कि किस तरह से ऑप्शंस में आप काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हो एंड एट द सेम टाइम काफ़ी ह्यूज लॉस भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। देन फ्यूचर में फ्यूचर चार्ट में आपको ट्रेड करना होता है। फ्यूचर चार्ट, स्पॉट चार्ट अलग अलग होते हैं। तो फ्यूचर चार्ट में आपको ट्रेड करना होता है। फ्यूचर चार्ट इज़ सिंपल एंड फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो सिंपल, सेम लाइक इक्विटी, बस सिर्फ फ्यूचर में लॉट में बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है एंड उसका ड्यूरेशन लिमिटेड होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का वगैरह। वेयर एज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको स्पॉट चार्ट में देख के आपकी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी होती है। स्ट्राइक प्राइस
मैंने वो भी आपको सजेस्ट किया था कि जो नियर बाय 100 वैल्यू होगी एक्चुअल स्पॉट प्राइस की, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके देन कॉल या पुट ऑप्शन, आपको जो भी लग रहा है, कॉल आपको अगर मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन सिंपली बाय कर लीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। देन मैंने बताया था कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन बाइंग को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ऑप्शन सेलिंग को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने चारों पार्ट कवर कर लिए हैं दोस्तों। एंड अगर लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊं तो इक्विटी मार्केट में बेसिकली जो लोग रेगुलरली जॉब करते हैं या जिनके पास कम टाइम है ट्रेडिंग के लिए, तो वो लोग इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें, या जो बिगनर है वो लोग इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें। इक्विटी मार्केट जैसे मैंने स्क्रीनर पे आप आपके आफ्टर ऑफिस आवर्स में भी उसको एनालाइज कर सकते हो, एंड देन आप सिंपली मोबाइल से एक ट्रेड डाल सकते हो। ठीक है, आपको बार बार ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10% 15% प्रॉफिट आ गया एक स्टॉक में तो आप निकल सकते हो, या अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप रेगुलरली उस पर डिविडेंड भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट इज फॉर बिगिनर्स, रेगुलर जॉब गोअर्स, और मे बी जिनके पास बहुत कम टाइम है वो लोग कर सकते हैं। देन ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। स्पेशली अगर अपनी इक्विटी की पोजीशन को आपको हेज करना है तो फ्यूचर मार्केट आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। उसमें आप हेजिंग करके अपने लॉस को लिमिटेड रख के, देन जब मार्केट रिवर्स करता है तो वो हेजिंग पोजीशन हटा के कैश मार्केट में पैसा लगा के अपवर्ड मूवमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरह से फ्यूचर मार्केट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड this is basic, future market is basically for experienced guys, those who have a little bit of knowledge about share market, chart reading and fundamental analysis, and as well as those who can manage some spare time to analyze these things. ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट उन लोग के लिए है। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन मार्केट इज फॉर स्किल्ड पीपल। ठीक है, जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, और जिन्होंने मार्केट के अप एंड डाउन देखे हैं एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स में, तो वो लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ऑप्शंस मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन मार्केट के लिए स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन की प्राइस, स्ट्राइक प्राइस स्पेशली, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज। तो एक्सपायरी डेज में 20 रुपये की चीज़ 50, 60, 80, 100 कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपने 20 रुपये के समझो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट एक घंटे में 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए वो मूवमेंट देखने के लिए आपको स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड होगा, एंड देन आपकी एनालिसिस एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप प्रॉपर ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन बाइंग के जरिए पैसा बना सकते हो। वेयर एज ऑप्शन सेलिंग में तो आप थोड़ी कम टेक्निकल एनालिसिस होगी तो भी चलेगा, बट आपको स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड होगा, आपकी स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। तो ऑप्शन मार्केट इज फॉर स्किल पीपल। ठीक है, एंड देन आप उस हिसाब से आपके जितना टाइम आपको अवेलेबल है, जितने स्किल्स है आपके पास, जितना एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे आप मार्केट सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। एक्चुअली मेरा पार्ट 4, चारों पार्ट मैंने आज कवर कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको मैंने आज जो भी अपनी नॉलेज शेयर की है वो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको और भी कुछ डिटेल रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और आई प्लान कि मैं यूट्यूब लाइव आ सकूँ एंड आपके क्वेश्चंस के लाइव आंसर दे पाऊँ, बट अभी भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टिल 14 आवर्स। यार ये यूट्यूब मुझे पता होता तो ये पहले ही कर लेता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगले टाइम लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसके आंसर्स दूंगा। एंड प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and show your support by sharing this video with your friends and family. Thank you so much and have a great day. Thanks a lot. Bye bye.